नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का। जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करूं तो इस समय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है महाराष्ट्र में राजनीति जो है काफी कटुता की हो गई है। एकूणच गुंडगिरी काही करा, खून खराबा झाला तरी काही करू, घाबरू नका. आणि मला ती एक जाहिरात आठवली, ती मेलेडीची होती ना, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ. तसं आता आहे, भाजप में आओ सब भूल जाओ. ही मोदी गॅरंटी आहे. ही गुंडांसाठी मोदी गॅरंटी आहे. दहशतवादी जे इकडे तिकडे फिरतायत त्यांच्यासाठी मोदी गॅरंटी आहे. गुंडांवरती एक जरब पोलिसांची पाहिजे, कायद्याची पाहिजे, ते ती बसवू शकतात. मात्र जर सरकारच गुंडांच्या मागे राहिलं उभं, पोलिसांच्या मागे उभं राहायच्या ऐवजी, तर हे खून खराबे हे असेच वाढत जाणार आहेत. बघा, पहिल्यांदा तर मला असं वाटतं की म्हणजे आता त्यांची जी भाषा आणि त्यांचे जे शब्द आहेत ते पाहिल्यानंतर आता माझं ठाम मत झालेलं आहे की उद्धवजींच्या डोक्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मी आता एवढंच बोलीन, गेट वेल सून. याच्या पलीकडे मी त्यांच्या कुठल्याही गोष्टीवर प्रतिक्रिया देणार नाही. मी त्यांना एवढेच ईश्वराला प्रार्थना करेल आणि त्यांना म्हणेल, उद्धवजी गेट वेल सून. ते गृहमंत्र्यांना मनोरुग्ण गेट वेल सून, गेट वेल सून. उद्धव जी ने जो है सीधा सरकार पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से यहाँ पर फायरिंग घटनाएं हुई, दहिसर में हुई, डोंबिवली में यानी उल्लासनगर में हुई, उसके जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ चुका है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है जो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और उसके बचाव में जो है वो जो होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि उद्धव जी का जो है दिमाग ही क्रिया है। कल को अगर कुत्ता कोई अगर गाड़ी नीचे आ जाएगा तो भी बोलेंगे कि गृह मंत्री राजीनामा दे। तो उनका जो है सर जो है घूम गया है, उनको उपचार की जरूरत है। यानी गेट वेल सुन करके उन्होंने जो पूरे मामले को ही जो है खत्म कर दिया। तो क्या है इसमें स्थिति? क्या महाराष्ट्र सही में वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन खराब हो चुकी है? क्या सही में लोग कानून का डर लोगों में नहीं है? इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। आज हमारे साथ में है एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम इसे जानेंगे कि जो एडवोकेट विवेक जोशी जी तो हाई कोर्ट में वकील है ही, साथ में जो है पॉलिटिकल चीज़ों पर भी काफ़ी नज़र रखते हैं। तो हम इनसे जो है राजनीति मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, इनसे जो लॉ का कुछ मुद्दा रहेगा तो भी चर्चा करते हैं। तो आज हमने सोचा कि इनको जो लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति है महाराष्ट्र की, जिसको जो है उद्धव जी साफ साफ कह रहे हैं कि पूरी तरह से विफल हो चुकी है, तो क्या देख रहे हैं ये, इनका एनालिसिस क्या कहती है? सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर, महाराष्ट्र में जो ठाए ठाए चल रहा है, कहीं भी गोलीबारी हो रही है, उसको लेके जो है विपक्ष काफी, खासकर उद्धव जी जो है काफी आक्रामक मूड में लग रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो पहले शिवसेना और बीजेपी साथ में इतनी अच्छी सरकार चला रही थी 2014 के बाद, और दोनों काफ़ी मित्र थे फडणवीस जी और उद्धव जी। और अब एक दूसरे को जो जिस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन से धुल के आने के बाद जो है लोग जो अपराधी लोग है, जो है गुंडे लोग जो है वो सरकार में शामिल है और वो जो है खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं। और उसी के बचाव में जो है देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि इनका माथा ही घूम गया है, इनको उपचार की जरूरत है। जो इस तरह की भाषाएं हो रही है सर, लॉ एंड ऑर्डर बाजू में रख के जो इस तरह भाषा हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर 2 या 3 इंसिडेंट्स होने से अगर हम ये मान के चलें कि भाई महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गई है जी, तो ये बहुत बड़ी अतिशोक्ति होगी। मतलब एक बहुत बड़ी बात कह दी आपने जी। ऐसा मैं भी ये मानता हूँ कि अभी पिछले 3 जो इंसिडेंट्स हुए हैं महाराष्ट्र में, उसमें 3 बार गोलियां चली हैं। एक बार उल्लासनगर में चली, दूसरी बार जो गोली चली सर ये इधर चली अपना दहिसर के पास, और तीसरी शायद नासिक का भी किस्सा है। अब ये कोई 2 गुटों की लड़ाई नहीं है, ये 2 इंडिविजुअलों की आपस में लड़ाई है। अगर आप उल्लासनगर का केस देखें सर, उल्लासनगर का जो केस हुआ वो सीनियर पीआई के केबिन में हुआ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ डिस्कशन चल रहा था जिसके लिए भाई वो सीनियर पीआई के केबिन में बैठे हुए थे। और जिस हथियार से उन्होंने फायरिंग करी वो हथियार भी मेरे ख्याल से लाइसेंसी पिस्टल थी या लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई जिसने फायर किया दूसरे आदमी के ऊपर, उसको लाइसेंस वाली पिस्टल दी किसने, उसको लाइसेंस दिया किसने? जब लाइसेंस आपने दिया उस समय वाकई उस आदमी के ऊपर कुछ खतरे की भावना थी, या आप बांट रहे थे और आपने बांट दिया, या आपको किसी का फोन आया और आपने मतलब लाइसेंस इशू कर दिया? तो क्या आपका थ्रेट असेसमेंट था जो आपने किसी को लाइसेंसी बंदूक दे दी? अब दूसरी बात यह है कि सर
कह देना कि सर पूरा का पूरा माहौल खराब हो गया। सर एक होती है प्रिवेंटिव पुलिसिंग। प्रिवेंटिव पुलिसिंग में क्या है कि पुलिस जो है या जो इंटेलिजेंस जो बल है वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करता है, भाई कहीं माहौल खराब नहीं होने वाला, ये होने वाला है, तो पुलिस धारा 144 लगा देती है कि भाई इकट्ठे ना हो आदमी को। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव, प्रिवेंट करना। अब मैं और आप इस कमरे में बैठे हैं, किस पुलिस वाले को मालूम है, किधर फडणवीस साहब को मालूम है, और मैं और आप अभी झगड़ पड़े हैं ये टीवी की रिकॉर्डिंग करते समय, और मैं रिवॉल्वर निकाल के 2 फायर कर दूं। वैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं रखता भी नहीं, मेरे को जरूरत भी नहीं है, लेकिन तो इसमें मतलब देवेंद्र फडणवीस जी क्या करेंगे, या महाराष्ट्र के डीआईजी साहब क्या करेंगे, या थाने के पुलिस कमिश्नर क्या करेंगे, उनको तो मालूम ही नहीं है। मालूम कब पड़ेगा, जब यहाँ से कुछ होगा। तो इसमें पुलिस या प्रशासन कैसे प्रिवेंट कर सकता है? तो प्रिवेंटिव पुलिसिंग की कोई बात ही नहीं थी। अब दूसरी चीज सर, मैं आपको एक बात और बोलता हूं, जब आप किसी के ऊपर एक उंगली ऐसे उठाते हैं तो आप देखिएगा 3 तो मेरी तरफ है बराबर। आज आप ये बात कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है गुंडे और बदमाश इनके साथ मतलब काम कर रहे हैं। तो सर जब कोरोना के टाइम में ये एंटेलिया का जो केस हुआ था, उस समय महाराष्ट्र के एक ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर किसके लिए काम कर रहे थे? सचिन वजय साहब जो हैं, जिनका जो आज अभी जेल में है, वो किसके लिए काम कर रहे थे? प्रदीप शर्मा जी जैसा ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर, किसने उन्हें आदेश दिया कि भाई तुम एंटेलिया के सामने मतलब अब तो ये चीज किसी के ऊपर नहीं है, कोई मतलब छुपी हुई चीज नहीं है। जब ये किस्सा हुआ तब क्या हुआ था? तब आप यही उद्धव जी कह रहे थे कि सचिन वजय क्या कोई कसाब है या आतंकवादी है जो उसको इस तरह बातें कर रहे हैं। अब मीडिया से कर रहे हैं, सीधा मीडिया से कर रहे हैं। देखिए, कहने वाली बात यह है कि उस समय आपकी सरकार थी जी, और उन्होंने तो डायरेक्टली बोला कि भाई मुझे पैसे इकट्ठे करने की जिम्मेदारी आपने दी थी, उनके पास से मशीन बरामद हुई, पैसे बरामद हुए, इसलिए आपने उनको जेल में डाल रखा है। उस समय आपके जो तत्कालीन मिनिस्टर साहब थे होम मिनिस्टर साहब वो भी जेल में रहे, अनिल देशमुख जी वो जेल में रहे। तो अब ये बात सही हुई गलत हुई, उनके खिलाफ सबूत है नहीं है, ट्रायल में क्या होगा नहीं होगा, तो आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जिम्मेदारी उस टाइम के चीफ मिनिस्टर के पास थी? अगर चीफ मिनिस्टर के पास थी तो चीफ मिनिस्टर साहब को उस समय रिजाइन कर देना चाहिए था। आपने तो रिजाइन किया नहीं, उन्होंने उल्टा जो है नवाब मलिक जो एनसीपी के उस समय उनके साथ पार्टी में थे, गठबंधन में थे, और उनके ऊपर आरोप लगा, जेल गए तो भी रिजाइन नहीं लिया उन्होंने। सर भारतवर्ष का सबसे बड़ा उद्योगपति जिसके ऊपर नीचे होने से भारत का जीडीपी और भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, उस आदमी के घर के बाहर एक जीप खड़ी होती है, उसमें जेलेटिन की स्टिक प्लांट होती हैं, जिसको प्लांट करने वाला या निकालने वाला खुद एक पुलिस ऑफिसर है। और सबसे बड़ी बात यह है, उस पुलिस ऑफिसर को तब तो फडणवीस साहब ने मेरे ख्याल से उसको लेने के लिए मना किया था, लेकिन लिया किसने? उसको लिया किसने था वापस? वो तो सस्पेंडेड थे, बिल्कुल, वो तो वापस पुलिस फोर्स में आना भी नहीं चाहते थे। तो आपने उन्हें वापस पुलिस फोर्स में बुला के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट उनको दी, तो वो किस वजह से दी थी? तब ये जो उंगलियां थी, एक जो आप कह सकते हो कि सचिन वजय के ऊपर है, तो बाकी तो उद्धव भाई के ऊपर जा रही हैं जी। तो ये चीज क्या ऐसी होगी? अब दूसरा, मैं सर इस परिस्थिति को एक और तरीके से देखता हूं कि एक तो है सब मुद्दा खोजना, अपना राजनीतिक रिलेवेंसी बनाने के लिए आपको मुद्दे खोजने की जरूरत पड़ती है। अभी वेरी रिसेंटली जो उद्धव ठाकरे साहब हैं, इन्होंने ये मैसेज और इससे पहले एक मैसेज, 2 मैसेज बड़े अलग अलग दिए जी। पहला मैसेज इन्होंने अभी रिसेंटली जब ये अपनी एक सभा कर रहे थे, उस समय पे इन्होंने एक बात बोली कि भाई अब हो सकता है ये अपने जो उस सभा में मौजूद लोग थे उनको सुनाने की बात कर रहे थे, या उन तक पहुंचने की बात कर रहे थे, उनको कम्युनिकेट करने की बात कर रहे थे। इन्होंने क्या बोला कि भाई मोदी जी, हमने तो आपको छोड़ा नहीं, आपने हमें छोड़ा जी। हम तो, हमारी आज भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी आज भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ ही दिन पहले की बात थी, ये कुछ ही दिन पहले की बात है। तो सर आज जब आपका चैनल पे ये सब चलता है कि भाई मोदी की वॉशिंग मशीन में गुंडे बदमाश धुल के साफ हो जाते हैं, तो आप जब आपने ये बात कही तो आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मीडिया में जो चलन चल रहा है वो ये चल रहा है कि माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी जी को अप्रोच किया कि भाई मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम मुझे वापस ले लो।
हाँ, इशारा तो वही कर रहा है। आपका अगर कोई और बात थी तो आपको टीवी पर आकर यह खंडन करना चाहिए था कि भाई मैंने ये बात नहीं कही। तो उस समय पे मोदी वॉशिंग मशीन अच्छी थी जी, और अब मोदी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। जब आप आज ये बात कह रहे हैं तो आज आप मोदी वॉशिंग मशीन खराब हो गई यही बात कहना चाह रहे हैं, जबकि मोदी वॉशिंग मशीन नाम की कोई मशीन ही नहीं है और ये मुद्दा है नहीं सर जी। लोग पार्टियों में आते हैं और जाते हैं। अब इससे पहले की बात जो है, अभी जो फडणवीस साहब का भी मैंने स्टेटमेंट सुना, जो उन्होंने बोला कि भाई मैं इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन्हें ये कहूंगा कि भाई गेट वेल सून। देखिए, हर आदमी की अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। इस बेसिर पैर की बहस में उलझने से अच्छा देवेंद्र फडणवीस जी ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर पास कर दिया। जिन लोगों ने गोली चलाई वो जेल में है जी, कोई बाहर नहीं घूम रहा। अगर वो बाहर घूम रहे होते, मेरी पार्टी का होने के बाद अगर मैं बोलूं, जैसे मैं कहूं कि भाई मैं फलानी पार्टी का हूं और मेरा ये आदमी बाहर घूमेगा, वो करेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। उसमें क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है? अभी भोसलकर साहब को मॉरिस भाई ने गोली मार दी, खुद भी मर गए। तो भगवान दोनों दिवंगत आत्माओं को शांति दे, लेकिन ये बचाव हो सकता था। आपके और उनके बीच में पहले से भी इश्यूज थी। जो दो दिवंगत आत्माएं हैं उन दोनों के बीच में पहले भी इश्यूज थे। तो आपको ऐसा क्या हो गया अचानक कि आपने इतना उनके ऊपर भरोसा कर लिया और आप उनके साथ वीडियो बैठ के बनाने लगे और फेसबुक पर आप लाइव चले गए? तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे भी सवाल आता है जी। दूसरा, जो उल्लासनगर में जो कांड हुआ सर, उल्लासनगर के किस्से पर जो है ये सवाल तो जरूर उठे जाने चाहिए कि भाई उसमें जो भाजपा का जो लीडर है उसने मेरे ख्याल से शिवसेना, जो शिंदे साहब की सेना है, उसके व्यक्ति के ऊपर गोलीबारी करी। तो गोलीबारी करना, कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन वहां ऐसा क्या हुआ जो किसी को गोली चलाने की जरूरत पड़ गई? और जब कोई आदमी पिस्टल लेके पुलिस के पास जा रहा है तो पुलिस को कैसे पता कि भाई ये आदमी पिस्टल लगा के आया है मेरे पास? वो तो अलाउड ही नहीं है पॉलिटिशियन के अंदर पिस्टल। तो आप अब जब आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो ये थोड़े से गलत हो जाते हैं। और अब जहाँ तक सर राजनीति का, जो गुंडे बदमाशों का जो भी आना जाना जो इस राजनीति में लगा हुआ है, तो जब टीएन सेशन, आपको याद होगा जब टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको हटवाने वाली भी तो राजनीतिक पार्टियां थी। आज आप कहोगे गुंडे बदमाश है, तो गुंडे बदमाश किस पार्टी में नहीं है? किस पार्टी में नहीं है? या शिवसेना में नहीं है, उद्धव जी के पास नहीं है? ऐसा भी तो नहीं कह सकते आप। जैसे आज कोई किसी के बारे में गलत बोल दे तो भाई आप भी तो उसके ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करते थे। तब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या थी? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अमुक आदमी के बारे में गलत बोल दिया और उससे आपको धक्का लगा, तो उसने एक तरह से आपको डिफेम कर दिया। कायदे में आप तो कानून के फॉलोअर हो, आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपको पुलिस में जाके उसके करना चाहिए, आप तो उसको ऑफिस खुद ही तोड़ आते थे। तो ये जब आप ये शब्द आप बोलते हो और ये चीजें आप रिप्रेजेंट करते हो, तो फिर आपको खुद अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि मुझे आज क्या स्टेटमेंट देना है, क्या कहना। ठीक है, आपकी पार्टी का उसमें से एक व्यक्ति था, उसकी वजह से आप आहत होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि आपके साथ वो इतने साल उन्होंने काम किया है। बड़े दुख की बात है कि उनका निधन हो गया और इस तरह से हुआ, लेकिन उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना या सीधा सिस्टम को खराब बोलना, सिस्टम भी तो हम ही लोगों ने बनाया है सर। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बात जो है वो सही है। उनको विचार करना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट करना चाहिए। उसी तरह से जो फडणवीस साहब हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कभी भारत के प्रधानमंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये जब आप स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड देते हैं कि भाई कोई कुत्ता मरेगा तो भी मुझे आप बोलोगे, तो ये स्टेटमेंट बहुत लंबा चलता है और बाद में जब आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग होती है तो ये आपके काम मतलब खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उनको भी इस तरह नहीं बोलना चाहिए। बहुत इश्यूज हो जाते हैं। तो राजनीतिक लोग हैं, संभल के बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए। धन्यवाद सर। तो शहर की कानून व्यवस्था के बारे में जिस तरह चर्चा, इसमें राजनीतिक चर्चा हो रही है, तो अगर हम पीछे भी जाएंगे तो क्या ऐसा नहीं हुआ है कि चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे एनसीपी सरकार रही हो, साथ में चाहे शिवसेना की भी सरकार रही है, यूटी सरकार रही है, तो क्या कानून व्यवस्था खराब नहीं हुआ है या इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है?
अगर नहीं हुई है तो बोलने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन जो सिस्टम जो क्राइम जो चलते रहता है, क्राइम डिटेक्ट करना बड़ी बात होती है। क्राइम तो जो जहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती है तो क्राइम अपने आप बढ़ती जाती है। सरकार किसी पुलिस की का भी काम हो, है कानून को जो है संभाल के रखना, कानून को दुरुस्त रखना, जो पुलिस अपना कर रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से जो है इस तरह की घटनाओं में और भी अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आपका क्या इस पर सिद्धांत है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद सर, जय हिंद।